Hello guys, my name is Aswini Kumar Deep and welcome to my channel English Lit Academy. So welcome to my another new video and today's topic is post-structuralism. So what is post-structuralism and what are its origin, major concepts, key thinkers and significance of post-structuralism? Will study each and everything in exam oriented way. So without wasting any of the time, let's get started guys. अब पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो है क्या? पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जो है ये एक लिटरेरी लिटरेरी एंड फिलोसॉफिकल मूवमेंट है जो कि डेवलप्ड हुआ था फ्रांस में। और कब हुआ था गाइस? इन द 1960s एंड इन द 1970s। 1960s और 1970s में इसका डेवलप हुआ था। कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। अब ये जो है स्ट्रक्चरलिज्म के रिएक्शन के रूप में आया था गाइस, इमर्ज्ड एज ए रिएक्शन अगेंस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। ये जो है स्ट्रक्चरलिज्म के रिएक्शन के रूप में आया था गाइस। अब बहुत सारे स्ट्रक्चरलिस्ट जो हैं उनका मानना ये था कि लैंग्वेज, कल्चर, लिटरेचर जो है ये एक फिक्स स्ट्रक्चर्स को जो है वो फॉलो करते हैं, फॉलो स्टेबल सिस्टम्स एंड स्ट्रक्चर्स दैट कैन बी साइंटिफिकली स्टडीड। ये जो है लैंग्वेज, कल्चर और लिटरेचर के फिक्स स्ट्रक्चर्स को फॉलो करते हैं और उन्हें जो है साइंटिफिकली स्टडी करते हैं गाइस। लेकिन पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट का क्या कहना है गाइस? पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट जो है उनके आइडिया को चैलेंज कर दिया गाइस। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चरलिज्म का ये मानना था कि वो जो है लैंग्वेज, कल्चर और लिटरेचर के को ये क्या कहते थे, वो एक फिक्स स्ट्रक्चर से को फॉलो करते हैं और साइंटिफिकली स्टडी करते करके वो कहते थे। लेकिन अब पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट ने एंट्री कर दिया लिटरेचर की दुनिया में, मतलब कि उनका डेवलप हुआ और उन्होंने जो है चैलेंज कर दिया। क्या? उनके अकॉर्डिंग जो है अभी मीनिंग्स जो है वो कभी फिक्स्ड या स्टेबल नहीं होता है। स्ट्रक्चरलिज्म चैलेंज दिस आइडिया और उन्होंने आर्ग्यू किया कि मीनिंग इज नेवर फिक्स्ड, स्टेबल और फाइनल। मीनिंग जो है कभी भी फिक्स्ड, स्टेबल और फाइनल नहीं होता है गाइस। तो लैंग्वेज जो है कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहता है, जिसके वजह से जो है लैंग्वेज जो है कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहता है और मीनिंग जो है डिपेंड्स ऑन कॉन्टेक्स्ट। और मीनिंग जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट के ऊपर और उसके बाद इंटरप्रिटेशन के ऊपर और रिलेशंस बिटवीन द वर्ड्स, और दोनों वर्ड्स के रिलेशंस के बीच के ऊपर वो डिपेंड करता है गाइस। अब ये थियोरी के अनुसार जो है मैं आपको बता दूं, एक ही टेक्स्ट को अलग अलग रीडर्स जो हैं अलग तरीके से समझ सकते हैं गाइस। मतलब कि अगर आप एक टेक्स्ट पढ़ रहे हो, अगर आप एक टेक्स्ट सिंपली अगर टेक्स्ट पढ़ रहे हो आप, तो वो आप अकेले ही नहीं पढ़ रहे होगे, कोई भी दूसरा भी पढ़ रहा होगा, तीसरा भी पढ़ रहा होगा, मतलब कि मल्टीपल पर्सन्स पढ़ रहे होगे, राइट? अब मल्टीपल पर्सन्स पढ़ रहे हैं तो मल्टीपल पर्सन्स का मल्टीपल पर्सपेक्टिव या फिर मीनिंग निकाल सकते हो, डिफरेंट प्रकार के इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली ये बताया गया है गाइस कि इस थ्योरी के अनुसार जो है एक ही टेक्स्ट को जो है हम अलग अलग रीडर्स अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। इसीलिए जो है किसी टेक्स्ट का सिर्फ एक करेक्ट मीनिंग नहीं होता है। इसीलिए क्या है गाइस, किसी भी टेक्स्ट का जो है एक करेक्ट मीनिंग जो है वो बिल्कुल भी नहीं होता है। अब पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट क्या करते हैं गाइस? ये जो है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जो है सर्टेनिटी, एब्सोल्यूट ट्रूथ और यूनिवर्सल मीनिंग्स पर क्वेश्चंस उठाता है। वो किसके ऊपर क्वेश्चंस उठाता है? इट क्वेश्चंस सर्टेनिटी, ट्रूथ एंड यूनिवर्सल मीनिंग्स। यूनिवर्सल मीनिंग्स के ऊपर जो है ये क्या करता है गाइस? क्वेश्चंस उठाता है। अब ये जो है मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस और एम्बिग्यूटी को सपोर्ट भी करता है। ये जो है मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस यानी कि बहुत सारे मीनिंग्स को और उसकी एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी का मतलब क्या है गाइस? एम्बिग्यूटी का मतलब ये है कि मतलब बहुत सारे मीनिंग्स होता है, बहुत बहुत सारे जो है मीनिंग्स होता है, उसको जो है ये सपोर्ट करता है गाइस। अब इसके इम्पैक्ट में क्या हुआ गाइस? इसके इम्पैक्ट ने जो है कहाँ कहाँ पे इम्पैक्ट डाला है? इसने जो है इम्पैक्ट बहुत सारे फील्ड्स में डाला है, बहुत सारे, जैसे कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म पे, फिलोसफी में, लिंग्विस्टिक्स में, फेमिनिस्ट में,
फेमिनिज्म में और कल्चरल स्टडीज में गाइस, इन सब जगह फील्ड पर भी जो है ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस डाला है गाइस। अब ओवरऑल मैं आपको बताऊं तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जो है ये मानता है कि मीनिंग हमेशा जो है ओपन, फ्लेक्सिबल और चेंजिंग रहता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक यहाँ पे मेंशन करूँ वर्ड, एक टेक्स्ट को मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे डार्कनेस। ठीक है, अब डार्कनेस जो है ये एक वर्ड है, लेकिन हम अगर मल्टीपल रीडर के हिसाब से अगर इसको हम देखें, मल्टीपल रीडर के हिसाब से हम अगर समझे, तो पहला रीडर में भी इसको सैडनेस के हिसाब से ले सकता है। अब दूसरा रीडर क्या कर सकते हैं, इसको डार्कनेस एज ए अंधेरा है, राइट, फियर के हिसाब से ले सकता है। और थर्ड रीडर जो है इसको कैसे हिसाब से ले सकता है, मिस्ट्री, डार्कनेस यानी कि कंप्लीटली मिस्ट्री, राइट, मिस्ट्री के हिसाब से भी ले सकता है। तो इसी को जो है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जो है मल्टीपल मीनिंग्स कहते हैं गाइस। ठीक है, अब हम आते हैं गाइस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे। यहाँ हम देखेंगे कि थिंकर्स का माइंडसेट क्या क्या है, उसके पीछे छिपे हुए डेवलपमेंट्स में क्या क्या है, और क्यों ये जो है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म आया था गाइस, डेवलप हुआ था। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जो है डेवलप्ड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। वो ये कब पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जो है कब वो डेवलप हुआ था गाइस, वो डेवलप हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, राइट। और यहाँ पे जो है जब ये थिंकर्स जो है ट्रूथ, रीजन और ह्यूमन आइडेंटिटी के जो है ट्रेडिशनल आइडियाज पर सवाल उठाने लगे गाइस। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म डेवलप कब हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में के बाद हुआ था। अब उसके बाद जो है कुछ थिंकर्स जो है क्या चालू कर दिए, क्वेश्चनिंग करना, किस पे, ट्रेडिशनल बिलीफ्स के ऊपर। किसे, किन किन रीजंस को, ट्रूथ को, रीजन को और ह्यूमन आइडेंटिटी को भी जो है इन्होंने क्वेश्चनिंग करना चालू कर दिया गाइस। सो अब हम ये देखेंगे कि स्ट्रक्चरलिज्म जो है बहुत पॉपुलर था, राइट, क्योंकि ये जो है लिटरेचर और कल्चर को साइंटिफिक तरीके से स्टडी करने की कोशिश करता था, राइट। अब स्ट्रक्चरलिज्म जो है ये क्यों बिकेम पॉपुलर, क्यों हुआ पॉपुलर, बिकॉज इट ट्राई टू स्टडी लिटरेचर साइंटिफिकली थ्रू स्ट्रक्चर्स एंड सिस्टम्स। स्ट्रक्चर्स और सिस्टम्स के थ्रू जो ये सीखने का या फिर एनालिसिस करने का स्टडी किया था गाइस। लेकिन लेकिन यहाँ पे जो है कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आया, या फिर समझ लो गाइस कुछ लोग को इसका आइडिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। क्यों, क्योंकि कुछ इंटेलेक्ट्स थे जो जिनको लगा कि स्ट्रक्चरलिज्म जो है सिर्फ स्ट्रक्चर्स और सिस्टम्स पर फोकस करते हैं, तो वो क्या क्या इग्नोर करते हैं गाइस, ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटी को, इमोशंस को, पॉलिटिक्स को, हिस्ट्री को और इंस्टेबिलिटी इन लैंग्वेज को, ये सब को जो है वो इग्नोर कर देते हैं। और इसी डिससेटिस्फेक्शन की वजह से जो है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का जन्म हुआ था गाइस, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का जो है डेवलपमेंट हुआ था। इंटेलेक्ट्स को जो है ये डिससेटिस्फेक्शन लगा था, ठीक है, तो इसी की वजह से जो है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का निर्माण हुआ था गाइस। अब इसी मूवमेंट पर है देख लो फर्डिनेंड डी सोस्यूर का जो है लिंग्विस्टिक थ्योरी बहुत बड़ा ही इन्फ्लुएंस किया था गाइस। सो द मूवमेंट was strongly influenced by the linguistic theories of फर्डिनेंड डी सोस्यूर। ठीक है, फर्डिनेंड डी सोस्यूर क्यों, क्योंकि सोस्यूर ने ये कहा था कि लैंग्वेज जो है साइंस से मिलकर बनती है, राइट। और जिनको ये लैंग्वेज, साइंस, ये सब अभी आप व्यूअर जो मेरे नए हो तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं अपने स्ट्रक्चरलिज्म के वीडियो में जो है मैंने सिग्निफायर, सिग्निफाइड, साइंस, लैंग्वेज, इस सब का जो है मैंने डेप्थ एनालिसिस दे रखा है गाइस। तो फिर भी जो है मैं यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। अगर आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो गाइस प्लीज विजिट माय चैनल, और वहाँ पे जो है वीडियो है आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं गाइस। और उससे पहले जो है नीचे वाले बेल बटन को दबा दीजिए गाइस सब्सक्राइब करके। सो अब हम आते हैं टॉपिक पे। सो यहाँ पे जो है सोर्सेस क्या कहते हैं गाइस कि लैंग्वेज जो है साइंस से मिलकर बनी है, और जिसमें जो है साइंस के दो प्रकार के होते हैं। उसमें से एक है हमारा ये सिग्निफायर और दूसरा है सिग्निफाइड। तो सिग्निफायर है क्या,
सिग्निफायर ये है कि मतलब जब हम एक कोई वर्ड बोलते हैं या फिर कोई वर्ड को सुनते हैं, कोई भी वर्ड बोलते हैं या फिर कोई भी वर्ड को सुनते हैं, जैसे कि मैं अभी एक वर्ड बोल रहा हूँ ट्री, राइट। मैंने एक ट्री का मतलब पेड़ का यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, तो मैंने एक ट्री बोल दिया, तो आपने वो ट्री का वर्ड सुन लिया, और मैंने यहाँ पे ट्री का वर्ड लिखा है जो उसको आपने देख भी लिया, राइट। सो ये क्या है, ये प्रोसेस को हम कहेंगे सिग्निफायर गाइस। और अब सिग्निफाइड को हम क्या कहेंगे, ट्री बोलने के बाद हमेशा जो है आप कोई भी वर्ड सुनोगे तो उसका इमेज हमारे माइंड में क्रिएट होता है, 10%, 20%, 30% या कुछ भी, कुछ परसेंट तो आपके माइंड में क्रिएट होता होगा गाइस, पेड़ का इमेज। तो जो इमेज क्रिएट होता है या फिर जो कॉन्सेप्ट है हम समझते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, सिग्निफाइड कहेंगे गाइस। ठीक है, मतलब कि जो वर्ड हमने बोला या फिर जो वर्ड हमने सुना, तो उसको हम सिग्निफायर कहेंगे। और जो वर्ड हम सुनने के बाद जो उसको इमेजिन करते हैं या फिर इमेजिनेशन आता है या फिर हम समझते हैं उसको, उसको हम क्या कहेंगे, सिग्निफाइड कहेंगे गाइस। अब स्ट्रक्चरलिस्ट ये मानते थे कि इन साइंस के थ्रू ही मीनिंग क्रिएट होता है। स्ट्रक्चरलिस्ट क्या मानते थे, इसी साइंस के थ्रू ही मीनिंग जो है यहाँ पे क्रिएट होता है। अब पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट जो है सोशर के आइडियाज को एक्सेप्ट तो किया गाइस, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट जो है एक्सेप्टेड सोसियर्स आइडिया बट आर्ग्यूड गाइस, इन्होंने एक्सेप्ट तो करा, लेकिन इन्होंने क्या आर्ग्यू करा कि द रिलेशनशिप बिटवीन सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड इज अनस्टेबल। उन्होंने क्या कहा, हम आपका बात तो मानते हैं गाइस कि हम आपके आइडिया को एक्सेप्ट करेंगे जरूर, लेकिन हम आपका कोई कुछ बात है जो जिसको हम आर्ग्यू करेंगे। जैसे कि उन्होंने पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट जो है सोशर का आइडिया को एक्सेप्ट किया तो किया, लेकिन उन्होंने जो है आर्ग्यू किया कि सिग्निफायर और सिग्निफाइड का रिलेशनशिप जो है वो स्टेबल नहीं होता है। अब वर्ड्स का कोई परमानेंट मीनिंग ही नहीं होता है, क्योंकि मीनिंग्स जो है हमेशा एक वर्ड से दूसरे वर्ड की तरफ शिफ्ट होते रहता है गाइस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है सिग्निफायर और सिग्निफाइड का रिलेशनशिप स्टेबल नहीं है, इसी वजह से जो है वर्ड का कोई भी परमानेंट मीनिंग नहीं होता है। वर्ड्स डू नॉट कैरी permanent meaning because meanings keep shifting from one word to another। ठीक है, तो मीनिंग्स जो है यहाँ पे एक दूसरे से शिफ्ट होके चेंज होते रहता है गाइस। अब हम आते हैं इसका पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर पे। यहाँ पे जो है 1960s में ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के डेवलपमेंट के दौरान फ्रांस में जो है गाइस एक प्रोटेस्ट हुआ था, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, मई 1968 प्रोटेस्ट्स, मई 1968 प्रोटेस्ट के नाम से जानते हैं गाइस। सो स्पेशली जो है इसमें क्या हुआ था, इसमें जो है कुछ प्रोटेस्ट ने अथॉरिटी, फिक्स सिस्टम्स और यूनिवर्सल ट्रूथ्स पर जो है लोगों का ट्रस्ट कम कर दिया था गाइस। ठीक है, इन प्रोटेस्ट ने क्या करा था गाइस, अथॉरिटी, फिक्स सिस्टम्स और यूनिवर्सल ट्रूथ्स पर जो है लोगों का ट्रस्ट कम कर दिया था। अब थिंकर्स जो है ये समझना चाहते थे कि पावर, लैंग्वेज, कल्चर और ये जो इंस्टीट्यूशन है, पावर, लैंग्वेज, कल्चर और ये जो इंस्टीट्यूशन हैं वो कैसे काम करते हैं, किसके थ्रू काम करते हैं, क्यों काम करते हैं। ठीक है, दे वांटेड टू एक्सपोज हाउ पावर ऑपरेट्स थ्रू लैंग्वेज, कल्चर एंड इंस्टीट्यूशंस गाइस। ये प्रोटेस्ट जो है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट था गाइस। क्यों इंपॉर्टेंट था, इस प्रोटेस्ट में जो है ऑब्वियसली अथॉरिटी, फिक्स सिस्टम्स और यूनिवर्सल ट्रूथ्स को जो लोगों का ट्रस्ट कम कर ही दिया था, और साथ ही साथ जो है थिंकर्स जो है ये समझना चाहते थे कि पावर, लैंग्वेज, कल्चर और इंस्टीट्यूशन जो है किसके थ्रू और कैसे काम करते हैं गाइस। ओवरऑल मैं अगर आपको बताऊं तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जो है एक ऐसा मूवमेंट बन गया था जो फिक्स्ड मीनिंग्स, अथॉरिटी और एब्सोल्यूट ट्रूथ को जो है वो चैलेंज करता था गाइस। ठीक है, तो मैं आपको अगर एग्जांपल दूं वर्ड का, एक टर्म का, यहाँ पे फ्रीडम, राइट, मैंने यहाँ पे एक टर्म दिया आपको फ्रीडम। अब फ्रीडम शब्द का मीनिंग जो है एक पॉलिटिशियन, एक स्टूडेंट या फिर एक वर्कर के लिए हमेशा अलग अलग होता है गाइस। एक पॉलिटिशियन के लिए क्या होता है फ्रीडम का अर्थ, फ्रीडम का अर्थ पॉलिटिशियन के लिए हो सकता है पॉलिटिकल लिबर्टी, राइट, वोट फॉर फ्रीडम। और स्टूडेंट के हिसाब से कैसे हो सकता है गाइस, एग्जाम प्रेशर, स्टडी बर्डन, उससे उनको फ्रीडम का। अब एक वर्कर को फ्रीडम क्यों, क्योंकि
काम का इतना प्रेशर होता है, वर्किंग प्रेशर, राइट, ये सब। तो यहाँ पे ये फ्रीडम वर्ड टेक्स्ट जो है या फिर फ्रीडम वर्ड ले लो आप, सेम है, लेकिन इसके मीनिंग्स जो है हम अलग अलग क्रिएट कर सकते हैं, राइट, अलग अलग हम जो क्रिएट कर सकते हैं। अब पोस्टलिज्म जो है यही कहना चाहता है कि मीनिंग जो है, कोई भी मीनिंग परमानेंट नहीं होता है, मीनिंग का कॉन्टेक्स्ट जो है अपने हिसाब से बदलते रहता है या फिर रीडर के हिसाब से जो है वो बदलते रहता है गाइस, ठीक है। सो अब हम आते हैं गाइस मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स पे। अब यहाँ पे मैंने गाइस पहले ही पॉइंट में रिजेक्शन ऑफ फिक्स्ड मीनिंग रखा है, क्यों? क्योंकि ये जो है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में माना जाता है कि फिक्स्ड मीनिंग को रिजेक्ट करना। अब पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट ये कहते हैं कि वर्ड्स का कोई भी परमानेंट या फाइनल मीनिंग नहीं होता है, राइट। सो किसी वर्ड का मीनिंग जो है उसके कॉन्टेक्स्ट और दूसरे वर्ड्स के साथ जो है रिलेशनशिप पर डिपेंड करता है, राइट। पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट यही तो आर्ग्यू करते हैं ना गाइस कि दैट वर्ड्स डू नॉट हैव परमानेंट मीनिंग्स, ए वर्ड गेन्स मीनिंग only through its difference from other words and meanings change according to context। अब ये लाइन यही कहता है कि वर्ड्स का कोई भी परमानेंट या फाइनल मीनिंग नहीं होता है। अब किसी वर्ड का मीनिंग जो है कंटेक्स्ट, उसके कंटेक्स्ट और दूसरे वर्ड्स, उसका कंटेक्स्ट और दूसरे वर्ड्स के रिलेशनशिप पर जो वो डिपेंड करता है। अब इसीलिए जो है नए मीनिंग्स हमेशा पॉसिबल रहते हैं, मतलब कि नए नए मीनिंग्स हमेशा निकलते रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में जो है फ्रीडम वर्ड का एग्जांपल दिया था, राइट। अब फ्रीडम का मीनिंग क्या है? पॉलिटिकल फ्रीडम हो सकता है, पर्सनल फ्रीडम हो सकता है, या फिर आप ले लो इमोशनल फ्रीडम को भी हो सकता है। सो सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है मीनिंग चेंज होते रहता है गाइस, राइट। सो लेट्स गो फॉर द सेकेंड नंबर, इंस्टेबिलिटी ऑफ लैंग्वेज। अब यहाँ पे जो है पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट जो है ये मानते हैं कि लैंग्वेज जो है वो अनस्टेबल होता है, राइट। लैंग्वेज इज अनस्टेबल। पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट बिलीव्स लैंग्वेज इज अनस्टेबल। अब वर्ड्स जो है डायरेक्टली रियलिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं गाइस, ओके। वर्ड्स जो है डायरेक्टली रियलिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, बल्कि दूसरे वर्ड्स के थ्रू जो है मीनिंग क्रिएट करते हैं गाइस। दूसरे वर्ड्स के थ्रू जो है वो मीनिंग को क्रिएट करते हैं। इसीलिए मीनिंग कॉन्स्टेंटली जो है शिफ्ट होते रहता है। मीनिंग्स जो है कॉन्स्टेंटली शिफ्ट। वर्ड्स रिफर टू द अदर वर्ड्स एंडलेसली। समझ में आया? वर्ड्स जो है डायरेक्टली रियलिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, बल्कि ध्यान से सुनना गाइज, दूसरे वर्ड्स के थ्रू जो है मीनिंग को क्रिएट करते हैं। इसीलिए जो है मीनिंग कॉन्स्टेंटली जो है शिफ्ट होते रहता है। अब ये आइडिया जो है स्पेशली किसने दिया था? जैक्विस डेरिडा ने। द आइडिया इज स्पेशली एसोसिएटेड विथ जैक्विस डेरिडा। जैक्विस डेरिडा के द्वारा ये स्पेशली आइडिया को जुड़ा हुआ है गाइस, रिलेटेड है। अब डेरिडा के अकॉर्डिंग जो है लैंग्वेज हमें कभी भी एक फाइनल ट्रूथ या फिर एक फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचाती है गाइस, ठीक है। अब जैसे कि आप एग्जांपल ले लो जस्टिस का। जस्टिस वर्ड जो है सेम है, बट शब्द का मीनिंग जो है अलग अलग सोसाइटीज के लिए, अलग अलग कल्चर्स के लिए अलग हो सकते हैं। क्योंकि जस्टिस किसी एक्विजिशन के वजह से चाहिए होगा, किसी को थेफ्ट के केस में चाहिए होगा, या फिर किसी को हिट एंड रन में केस में चाहिए होगा, मर्डर केस में जस्टिस चाहिए होगा। तो जस्टिस जो है वर्ड सेम है, लेकिन उसका मीनिंग्स जो है या फिर उसको सिचुएशंस जो है अलग अलग होते हैं गाइस, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो है जस्टिस वर्ड को जो है आप प्रॉपरली यहाँ पे एक रिलेटेबल आइडिया से सोच सकते हो आप। अब हम आते हैं डेथ ऑफ द ऑथर पे गाइस। सो डेथ ऑफ द ऑथर में जो है मैंने आपको एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखा है स्ट्रक्चरलिज्म पे गाइस। फिर भी मैं न्यू व्यूअर्स को जो है मैं यहाँ पे एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ। उसके लिए जो है डीपली अगर आपको जानना है तो उसके लिए आपको मेरे पूरे चैनल पे जाके मेरे वीडियोस को देखना पड़ेगा गाइस, ठीक है। तो डेथ ऑफ द ऑथर में जो है यहाँ पे डेथ जो टर्म यूज हुआ है, यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ या टेक्स्ट यूज हुआ है डेथ का, ये जो है एक सिंबॉलिक फ्रेज है गाइस, सिंबल है। यहाँ पे रोलैंड बर्थिस जो है कर्ता धर्ता माने जाते हैं। इंट्रोड्यूस्ड बाय रोलैंड बर्थिस गाइस।
रोलैंड बार्थेस जो है इसको इंट्रोड्यूस करा था गाइस। अब उनके अकॉर्डिंग जो है किसी टेक्स्ट का मीनिंग ऑथर के इंटेंशन से डिसाइड नहीं होता है गाइस। उनके अकॉर्डिंग जो है टेक्स्ट का जो मीनिंग ऑथर के अकॉर्डिंग जो है should not control, author's intention should not control the meaning of a text। उनके अकॉर्डिंग जो है कोई भी ऑथर का इंटेंशन या फिर कोई भी ऑथर का जो मीनिंग या जो भी ले लो आप, वो डिसाइड नहीं होना चाहिए। उनके अकॉर्डिंग जो है वंस ए टेक्स्ट इज रिटन, जब एक टेक्स्ट लिखा जाता है, इट बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑथर, यानी कि एक बार अगर टेक्स्ट लिख गया गाइस, आपने टेक्स्ट को लिख दिया और टेक्स्ट पब्लिश हो गया और वो टेक्स्ट जो है रीडर के पास पहुंच गया, तो वहाँ वहीं जो है ऑथर का जो ऑनरशिप है या फिर कंट्रोल है वो टेक्स्ट के ऊपर या फिर टेक्स्ट के मीनिंग्स के ऊपर वहीं खत्म हो जाता है गाइस। अब अकॉर्डिंग टू बर्थेस जो है रीडर्स ही मेन रोल प्ले करते हैं यहाँ पे। रीडर्स प्ले एन एक्टिव रोल इन क्रिएटिंग मीनिंग। जैसे ही टेक्स्ट रीडर के पास पहुंच गया ना, तो ऑथर का कंट्रोल वहीं पे खत्म होता है और रीडर का वहां से कंट्रोल चालू होता है, यानी कि रीडर जो है अब वो टेक्स्ट पढ़ेगा और अपने हिसाब से ही उसके एक्सपीरियंसेस और बैकग्राउंड के बेसिस पर उसका मीनिंग क्रिएट करेगा। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल अगर क्लियरली मैं आपको समझाऊं, आप एक पोएम ले लीजिए गाइस। अब एक पोएम को जो है रैंडम ऑथर जो है वो लव पोएम लिखा है गाइस, मतलब कि लव को एक्सप्रेस करने के वो उसको लव को समझकर उसको उसने लिखा है गाइस। लेकिन अब रीडर जो है कई कई तरह के होते हैं, राइट। अब कोई एक रीडर जो है उसमें लोनलीनेस को भी वो मीनिंग देख सकता है कि मतलब हाँ प्यार के लिए लिखा है, लेकिन मेरा तो प्यार है ही नहीं, मैं अकेला हूँ, प्यार मुझे भी चाहिए। अब देखिए गाइस, वो ऑथर या फिर वो पोइट ने जो है लव को एक्सप्रेस करने लिखा था, यानी कि एक हैप्पी मोमेंट ले लिखा था, लेकिन कोई रीडर उसको सैड मोमेंट में उसको ट्रांसफर कर दिया, राइट। सो अब हम आते हैं डिकंस्ट्रक्शन पे गाइस। सो डिकंस्ट्रक्शन क्या है, अभी मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू दे दूंगा गाइस, और डिकंस्ट्रक्शन के ऊपर जो है मैं दूसरा इसके बाद का वीडियो में बनाने वाला हूं और उसका पूरा डेप्थ एनालिसिस और पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट रहेगा गाइस। सो सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्टे अपडेटेड फॉर ईच एंड एवरी वीडियोस गाइस। सो डिकंस्ट्रक्शंस को किसने डेवलप किया था गाइस? इसको जो है डेरिडा ने, जैक्विस डेरिडा ने जो है डेवलप करा था। अब इसके अकॉर्डिंग जो है पर्पज ऑफ टेक्स्ट, इसका पर्पज टेक्स्ट के अंदर जो है छिपे कॉन्ट्रडिक्शंस, एम्बिग्विटीज और हिडन एजम्पशंस को जो है रिवील करना। एनालाइजिंग टेक्स्ट टू रिवील कॉन्ट्रडिक्शंस, एम्बिग्विटीज एंड हिडन एजम्पशंस, यानी कि कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत सारे डिफरेंट ऑपोजिट वाले मीनिंग्स हो गए या फिर सेम सेम मीनिंग्स हो गए, एक दूसरे के रिलेटेबल मीनिंग्स हो गए, या फिर आप कोई एजम्पशन करते हो कि कोई भी मीनिंग को, राइट, अपने हिसाब से। तो डिकंस्ट्रक्शन का क्या काम है कि टेक्स्ट के अंदर, टेक्स्ट के जो अंदर छिपे हुए कॉन्ट्रडिक्शंस, एम्बिग्विटीज और हिडन एजम्पशंस को रिवील करना है गाइस। अब डिकंस्ट्रक्शन जो है ये दिखाता है कि कई बार जो है टेक्स्ट जो मीनिंग सपोर्ट करता हुआ लगता है, मतलब कि कई बार जो है टेक्स्ट जो है वो मीनिंग को सपोर्ट करता हुआ लगता है, वही टेक्स्ट जो है मीनिंग को अंडरमाइन भी कर देता है। ऑफन द टेक्स्ट ऑफन अंडरमाइन देयर ओन मीनिंग्स। नहीं समझ में आया ना? अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ गाइस, ठीक है, छोटा छोटा सा। अब कोई भी आप नोवेल, मतलब कि नोवेल में जो रैंडमली मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी नोवेल में एक सिविलाइजेशन को की ग्रेटनेस को आप प्रेज कर रहे हो गाइस। कोई भी नोवेल में जो है आपने क्या करा, सिविलाइजेशन की ग्रेटनेस को जो है आपने प्रेज कर दिया गाइस। लेकिन उसमें अगर आप देखो तो ध्यान से पढ़ने पर जो है हम उसमें वायलेंस को भी देखेंगे थोड़ा सा, उसमें ऑपरेशंस भी देखेंगे हम, ऑपरेशंस, राइट, और बहुत मतलब अलग अलग टाइप के मैटर्स या फिर अलग अलग टाइप के सोसाइटिकल थॉट्स को हम देखेंगे। तो यही कहता है गाइस मीनिंग कि कभी कभी लगता है टेक्स्ट के जो मीनिंग्स है वो हमें सपोर्ट करते हुए लगते हैं, मतलब कि लगता है कि हाँ अच्छा है, हमें एक सपोर्टेबल यानी एक अंडरस्टैंडेबल मीनिंग देता है, लेकिन वही टेक्स्ट जो है क्या करता है बाद में अपने ही खुद के मीनिंग को जो है अंडरमाइन भी कर देता है, ठीक है। अब इसमें जो है टेक्स्ट में अपीयर टू सपोर्ट वन आइडिया बट डीपर एनालिसिस कैन रिवील ऑपोजिट मीनिंग्स विद इन इट, यानी कि अगर आप
कोई टेक्स्ट पढ़ रहे हो तो वो आपको सपोर्ट करता हुआ लगता है एक आइडिया, बट आप अगर जैसे अंदर ही अंदर डीपर एनालिसिस और करते जाते हो तो आप क्या रिवील करते हो, उसके ऑपोजिट मीनिंग्स, किसके अंदर, विद इन इट, यानी कि उसी के अंदर जो ऑपोजिट मीनिंग्स को आप देखते हो। इसीलिए जो है लैंग्वेज बिकम्स अनसर्टेन एंड अनस्टेबल, इसलिए जो है लैंग्वेज क्या हो जा बन जाता है गाइस, अनसर्टेन और अनस्टेबल बन जाता है। ठीक है, सो अब हम ये देखेंगे कि इंटरटेक्चुअलिटी होता क्या है। अब इंटरटेक्चुअलिटी का ये मतलब है कि गाइस हर टेक्स्ट जो है किसी ना किसी तरह दूसरे टेक्स्ट से जो है कनेक्टेड होता है। कोई भी टेक्स्ट जो है, एवरी टेक्स्ट इज कनेक्टेड टू अदर टेक्स्ट। ठीक है, सो कोई भी लिटरेरी वर्क जो है कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं होता है, कोई भी लिटरेरी वर्क जो है इंडिपेंडेंट नहीं होता है। सो यहाँ पे देखिए गाइस ध्यान से, बर्थेस एंड जूलिया क्रिस्टीवा का एक्सप्लेनेशन दिया रखा है गाइस, लेकिन अगर देखोगे तो जूलिया क्रिस्टीवा ने इंटरटेक्चुअलिटी को जो है उसने आइडिया दिया था, लेकिन यहाँ पे बर्थेस क्यों मौजूद है गाइस? भले ही जूलिया क्रिस्टीवा ने जो है इंटरटेक्चुअलिटी का आइडिया दिया था गाइस, लेकिन रोलन बर्थेस जो है ना आगे चल के इस आइडिया को सपोर्ट किया था गाइस, दैट्स वे जो है यहाँ पे बर्थेस मेंशन्ड है गाइस, बर्थेस जो है मेंशन्ड है गाइस। सो उनके अकॉर्डिंग जो है मीनिंग्स टेक्स्ट के बीच के रिलेशनशिप से क्रिएट होता है। मीनिंग्स कैसे कैसे क्रिएट होता है गाइस? क्रिएटेड थ्रू द रिलेशनशिप बिटवीन टेक्स्ट। अब रीडर्स जो है नए टेक्स्ट को पुराने टेक्स्ट और कल्चरल नॉलेज के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। रीडर्स जो है, रीडर्स अंडरस्टैंड लिटरेचर बाय कनेक्टिंग इट विद अदर टेक्स्ट दे ऑलरेडी नो। कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ गाइस, आपका फेवरेट वन, जैसे कि ये ले लो हैरी पॉटर। हैरी पॉटर का सीरीज किस किस ने देखा है गाइस? कमेंट में बिलो, जिसने भी हैरी पॉटर का सीरीज देखा है पूरा का पूरा, वो कमेंट कर देना मेरे वीडियो के अंदर। सो हैरी पॉटर में क्या क्या है गाइस? अगर हम थीम्स देखेंगे तो मिथ्स हैं, राइट, लेजेंड्स भी हैं, राइट, और फेरी टेल्स भी देखने को मिलते हैं, मैजिक्स भी देखने को मिलते हैं। तो ये सब जो है क्या हैरी पॉटर में ही है? दुनिया में एक लौता हैरी पॉटर का सीरीज है कि इसी में ही आपको मिथ्स मिलता है, लेजेंड्स मिलता है, फेरी टेल्स मिलता है, मैजिक्स मिलते हैं, और कहीं पे नहीं है? ऑब्वियसली है ना, राइट, ऑब्वियसली है। और बहुत भी सारे वेब सीरीज वगैरह हैं जहाँ पे आपको मिथ्स मिल जाएंगे, लेजेंड्स मिल जाएंगे, फेरी टेल्स मिल जाएंगे, मैजिक्स मिल जाएंगे, राइट। सो अगर आप देखो बाइबल में भी इतने सारे मिल जाएंगे, आपको मिथ्स मिलेंगे, लेजेंड्स मिलेंगे, राइट, बाइबल में भी आपको स्टोरीज वगैरह मिल जाएंगी, राइट। सो यहाँ पे जो है टेक्सचुअलिटी का ये कहना है गाइस कि अगर आप कोई भी टेक्स्ट पढ़ रहे हो ना, आप कोई भी टेक्स्ट पढ़ रहे हो तो आप इनडायरेक्टली जो है उसके रिलेटेड कोई भी टेक्स्ट है उसको भी आप पढ़ रहे हो, क्योंकि अगर मैंने एक पॉइंट आज लिखा है तो ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने अकेले ही एक आइडिया दिया है, कहीं ना कहीं पे किसी को भी वो आइडिया आया होगा माइंड में। तो अगर आप वो आइडिया सुन रहे हो ना तो आप इनडायरेक्टली जो है वो दूसरे पर्सन का आइडिया को भी सुन रहे हो गाइस, ठीक है। सो अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट थिंकर्स ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म पे गाइस। आपको मैंने जैक्विस डेरिडा के बारे में बताया था गाइस, रोलैंड बर्थेस के बारे में बताया था, फिर उसके बाद मिकल फुकल्ट भी हैं, जूलिया क्रिस्टेवा भी है, जैक्विस लैकन भी है। तो यहाँ पे जो हम बिना टाइम वेस्ट किए हम ओवरऑल यहाँ पे देख लेते हैं गाइस, ठीक है। सो जैक्विस डेरिडा कौन थे गाइस? पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के जो है सबसे इंपॉर्टेंट थिंकर माने जाते हैं, राइट। अब उन्होंने जो है कौन सा थ्योरी दिया था? डिकंस्ट्रक्शन का थ्योरी दिया था। अब डेरिडा ने जो है ये कहा था फिक्स्ड और स्टेबल मीनिंग के आइडिया को जो है चैलेंज कर दिया था उन्होंने क्या करा था? उन्होंने हिज वर्क्स चैलेंजेस द आइडिया ऑफ स्टेबल मीनिंग एंड एम्फसाइजेस द एंडलेस प्ले ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। उन्होंने जो है उनके अकॉर्डिंग जो है लैंग्वेज में जो है मीनिंग कभी भी फाइनल नहीं होता है गाइस, बल्कि हमेशा डिले और शिफ्ट होता रहता है, हमेशा जो है डिले रहता है और हमेशा जो है शिफ्ट होते रहता है। अब इसी कॉन्सेप्ट को जो है उन्होंने किसका नाम दिया है गाइस? डिफरेंस का। डिफरेंस का टर्म जो है इसी वजह से यूज हुआ है गाइस, ठीक है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं है तो एक वर्ड का मीनिंग समझने के लिए हमें और वर्ड्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। एक वर्ड का मीनिंग हमें समझने के लिए जो है हमें और वर्ड्स की भी जरूरत पड़ती है, इसीलिए जो है हमें हमेशा मीनिंग्स जो है पोस्टपोन होते रहता है।
अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे फिर से एक वर्ड दूं, यहाँ पे मैं फ्रीडम का ही फिर से यूज करूंगा गाइस। तो मैं आपको पूछूंगा कि व्हाट इज फ्रीडम, तो आप में से बहुत से बोलोगे इंडिपेंडेंस। फ्रीडम, फ्रीडम का नाम, दूसरा नाम इंडिपेंडेंस, लिबर्टी, राइट, या फिर कुछ एक्सेट्रा जो रिलेटेड बेस होता है। अगर मैं समझ के उसके बाद मैं आपको इसी फ्लो में जो है लिबर्टी के बारे में पूछ लूँ, सो टेल मी व्हाट इज लिबर्टी। मैंने पहले आपको फ्रीडम के बारे में पूछा, तो फ्रीडम के बारे में आपने पूछा तो आपने मीनिंग डाला इसमें, राइट, मीनिंग बताया, बहुत से टेक्स्ट को यूज करके आपने जो है इंडिपेंडेंस, लिबर्टी करके एक्सेट्रा एक्सेट्रा का जो मीनिंग आपने बताया मुझे। तो अब मैंने आपको उसी मीनिंग में से व्हाट इज लिबर्टी मैंने पूछ लिया आपको। तो आप लिबर्टी क्या है आपको बताने के लिए और भी मीनिंग का यूज करना पड़ेगा, राइट, और भी टेक्स्ट का यूज करना पड़ेगा। तो यही कहता है गाइस कि मतलब मीनिंग जो है दूसरे वर्ड्स पर डिपेंड करते हैं, ठीक है, मीनिंग्स जो है हमेशा जो है डिपेंड करते हैं, और कभी भी उनका जो है फाइनल मीनिंग नहीं होता है, बल्कि हमेशा जो है डिले होता है या तो, या फिर शिफ्ट होते रहता है, मतलब कि कंटिन्यूसली चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है, ठीक है। तो अब हम आते हैं रोलैंड बर्थेस पे गाइस। अब रोलैंड बर्थेस ने जो है स्ट्रक्चरलिज्म से ही अपना स्टार्ट किया था कैरियर, अपना जो एकेडमिक कैरियर है उन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म से ही स्टार्ट किया था, राइट। लेकिन जो है उन्होंने पलटी मार दिया गाइस, मतलब कि उन्होंने पार्टी बदल दिया, पॉलिटिक्स खेल लिया उन्होंने और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में चले गए। चिल गाइस, पॉलिटिक्स कुछ नहीं खेला, मैं जस्ट मजाक कर रहा था। सो उन्होंने जो है रीडर को जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है रीडर को गाइस, और उन्होंने क्या रिजेक्ट कर दिया गाइस, ऑथर सेंटर्ड क्रिटिसिज्म, ऑथर सेंटर्ड क्रिटिसिज्म को जो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है गाइस, ठीक है। अब उनका मानना था कि एक बार अगर टेक्स्ट पब्लिश हो गया, राइट, तो वो रीडर के पास चला गया। अब टेक्स्ट में जो है पार्टिकुलर वो बुक में जो है अब ऑथर का कोई भी कंट्रोल नहीं रहा, वो मीनिंग पे जो है ऑथर का कोई भी कंट्रोल नहीं रहा। अब किसका कंट्रोल वहां से स्टार्ट होता है, रीडर का। अब रीडर का माइंड सेट होगा कि मतलब वो कितने सारे मीनिंग निकाले और अपने हिसाब से, अपने एक्सपीरियंसेस से या फिर अपने सिचुएशन से वो अपना मीनिंग निकालेगा गाइस। अब उन्होंने जो है एक मोस्ट फेमस एसे को भी उन्होंने ये दिया था गाइस, द डेथ ऑफ द ऑथर। ये जो है मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऐसे है, इन्होंने लिटरेरी स्टोरीज में जो है बहुत इन्फ्लुएंशियल रहा गाइस, ये डेथ ऑफ द ऑथर, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वही बाथिस के अकॉर्डिंग जो है टेक्स्ट मीनिंग जो है ऑथर नहीं बल्कि रीडर क्रिएट करता है। टेक्स्ट का मीनिंग कौन क्रिएट करता है गाइस, रीडर, ना कि ऑथर, ठीक है। सो अब हम आते हैं गाइस मिकल फोकल्ट पे, ठीक है, मिकल फोकल्ट। अब ये मिकल फोकल्ट के जो है इन्होंने पावर, नॉलेज और डिस्कोर्स के ऊपर जो है इन्होंने स्टडी करा है गाइस। उन्होंने जो है ये दिखाया कि इंस्टीट्यूशंस जैसे कि हो गए, मान लो आप स्कूल्स हो गए, प्रिजन्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, ये लोगों की आइडेंटिटी और बिहेवियर को जो है वो सेव करते हैं गाइस, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग जो है जो हायर इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो जो है लोगों की आइडेंटिटी और बिहेवियर को सेव करते हैं गाइस। और ये जो है आप उनके वर्क्स पे भी देख सकते हो कि फोकल्ट ने जो है, फोकल्ट के लिए जो है नॉलेज और पावर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं हमेशा। फोकल्ट को लगता है कि उनके लिए जो है नॉलेज और पावर जो है एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। और ये जो है वर्क्स हम इनके वर्क्स में भी देखेंगे। डिसिप्लिन एंड पनिश है, जैसे कि द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी है, ठीक है। सो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं छोटा सा, आप मान लो स्कूल जाते हो तो स्कूल में रूल्स होते हैं, राइट, वहाँ पे डिसिप्लिन भी होता है। तो यही रूल्स और यही डिसिप्लिन जो है आगे चल के स्टूडेंट्स के बिहेवियर को कंट्रोल और शेप में लाता है गाइस। अगर मान लो कोई बच्चा बहुत शैतानी करता है, कोई बच्चा बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस करता है क्लास में, अगर उस स्कूल्स के रूल्स जो हैं स्ट्रिक्ट हैं, अगर उस स्कूल्स के डिसिप्लिन जो है वो स्ट्रिक्ट हैं, तो स्टूडेंट के बिहेवियर में जो है गाइस ऑब्वियसली चेंज आएगा, ठीक है। अगर वो पहले शैतानी करता था, स्कूल गया, उस स्कूल में रूल को फॉलो किया, डिसिप्लिन लाया, तो उसका बिहेवियर से चेंज हुआ, राइट, या फिर उसका शेप जो है, कंट्रोल शेप जो है वो चेंज हो गया, राइट। तो यही है सिंपल। अब हम आते हैं जूलिया क्रिस्टेवा पे। सो जूलिया क्रिस्टेवा ने जो है इंटरटेक्सुअलिटी का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। अब उनके अकॉर्डिंग जो है कोई भी टेक्स्ट कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं होता है। हर टेक्स्ट जो है दूसरे टेक्स्ट, मिथ्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स और कल्चरल आइडिया से जो है वो
हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। अब उन्होंने जो है सी कंबाइंड लिंग्विस्टिक्स, psychoanalysis and literary theory to study how text interact with one another। अब उन्होंने जो गाइस लिंग्विस्टिक्स, साइकोएनालिसिस और लिटरेरी थ्योरी को जो कंबाइन करके टेक्स्ट के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन किया गाइस। ठीक है, सो अब हम आते हैं जैक्विस लैकन पे गाइस। सो जैक्विस लैकन है कौन? जैक्विस लैकन जो है वो एक पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट है जिनका आइडियाज को जो है साइको एनालिसिस में भी अप्लाई किया गाइस। साइको एनालिसिस क्या है? साइको एनालिसिस भी एक थ्योरी है गाइस, और मैं जो है आगे अपने वीडियोस में लाने वाला हूँ, इसके ऊपर भी मैं अपना काम कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग अपॉन इट गाइस। सो आप ये मत सोचिए कि मतलब साइको एनालिसिस क्या है, क्या करेंगे, अभी इन्होंने एक टर्म बता दिया है। सो इसके बारे में जो है हम डिटेलिंग में फिर से पढ़ेंगे गाइस। इसके लिए जो है आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा गाइस, जिससे जो है आपको मेरे नए नए वीडियोस अपने मोबाइल नोटिफिकेशंस में आते रहेंगे गाइस। सो जैक्विस लैकन ने जो है पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट आइडिया को साइको एनालिसिस में अप्लाई किया गाइस। उन्होंने कहा कि द अनकॉन्शियस, ये जो टर्म है गाइस कि द अनकॉन्शियस इज स्ट्रक्चर्ड लाइक लैंग्वेज, ये जो टर्म है उन्होंने दिया था गाइस। यहाँ पे जो है लैकन के अकॉर्डिंग जो है गाइस, यहाँ पे जो है लैकन के अकॉर्डिंग जो है ह्यूमन आइडेंटिटी स्टेबल नहीं होती गाइस। ह्यूमन आइडेंटिटी जो है वो स्टेबल नहीं होती है, क्योंकि लैंग्वेज हमारे थॉट्स, डिजायर्स और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को जो है सेव करता है गाइस। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज जो है, because language shapes our desires and thoughts, right? अब डिजायर्स और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को वो शेप करता है गाइस, इसीलिए जो है आइडेंटिटी भी कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, लोग जो हैं अपने आप को जो है अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरीके से देखते हैं गाइस, राइट? लोग जो है अपने आप को अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरीके से देखते हैं, क्योंकि लैंग्वेज और सोसाइटी जो है उनके आइडेंटिटी को इन्फ्लुएंस करती है गाइस। कौन इन्फ्लुएंस करती है उनके आइडेंटिटी को? सोसाइटी, राइट? सोसाइटी जो है उनकी लैंग्वेज को जो है वो इन्फ्लुएंस करती है। सो अब हम आते हैं पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड लिटरेचर पे गाइस। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जो है लिटरेचर पे या फिर लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो है कैसे यहाँ पे वर्क करता है। तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जो है लिटरेरी क्रिटिसिज्म में क्या क्या लाया था गाइस? फोकसेस ऑन एम्बिग्युइटी, कॉन्ट्राडिक्शंस एंड मल्टीपल मीनिंग्स विद इन टेक्स्ट। सो यहाँ पे जो है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म में एम्बिग्युइटी या फिर कॉन्ट्राडिक्शन, मल्टीपल मीनिंग्स पर वो फोकस करता है। अब पहले के ज़माने में पहले जो ट्रेडिशनल क्रिटिक्स होते थे उनकी तरह जो है ये किसी टेक्स्ट का एक फाइनल या करेक्ट मीनिंग को ढूंढने की कोशिश नहीं करते थे गाइस, ठीक है। अब पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट के अकॉर्डिंग जो है लैंग्वेज जो है हमेशा स्टेबल नहीं होता है, राइट? हर रीडर जो है अपने अपने एक्सपीरियंसेस या फिर कल्चर ले लो या फिर आप पर्सपेक्टिव ले लो, अपने अकॉर्डिंग जो है टेक्स्ट को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकता है, यानी कि अलग अलग तरीके से डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स को वो क्रिएट कर सकता है। अब इसी अप्रोच में जो है क्रिटिक्स जो है टेक्स्ट के अंदर क्या देखते हैं गाइस? टेक्स्ट के अंदर छिपे हुए कॉन्ट्राडिक्शंस या फिर आप ले लो हिडन एजम्पशंस को जो है वो एनालाइज करते हैं। ये देखते हैं कि लैंग्वेज कैसे अनसर्टेनिटी क्रिएट करती है और पावर रिलेशंस को रिप्रेजेंट करती है, राइट? साथ ही जो है वो क्या करते हैं गाइस? रीडर के रोल को भी वो बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं गाइस, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो क्या क्या एनालाइज करते हैं? दे एनालाइज हिडन कॉन्ट्राडिक्शंस एंड दे क्वेश्चन स्टेबल मीनिंग्स। वो क्या करते हैं? फिक्स्ड मीनिंग्स को जो है वो क्वेश्चन करते हैं। अब एग्जामाइन पावर रिलेशंस, वो जो है पावर रिलेशंस को एग्जामाइन करते हैं। अब यहाँ पे जो है रीडर को जो है रोल को जो वो इम्पोर्टेंस देते हैं गाइस। अब लैंग्वेज की जो इंस्टेबिलिटी को वो एक्सप्लोर करते हैं गाइस। क्या एक्सप्लोर करते हैं वो? लैंग्वेज के इंस्टेबिलिटी को। अब इस थ्योरी के अनुसार जो है गाइस एक टेक्स्ट का जो मीनिंग होता है गाइस हमेशा ओपन रहता है और नए इंटरप्रिटेशंस हमेशा पॉसिबल होते हैं गाइस। उनके अकॉर्डिंग जो है क्या होता है गाइस? एक टेक्स्ट का मीनिंग जो है हमेशा ओपन रहता है और नया इंटरप्रिटेशन जो है हमेशा पॉसिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दे रखा है गाइस, इन ए नोवेल, एक नोवेल में गाइस किसी भी नोवेल का आप ले लो कि हीरो का जो सरफेस जो है वो अगर आप देखो तो वो बहुत नोवेल लगता है या फिर कुछ मोरल उसके दिख रहे होंगे आपको, मतलब ऊपर ऊपर से अगर आप देखोगे, appears morally good on the surface but
बट डीपर एनालिसिस, जब आप डीपर एनालिसिस करते हो, मतलब कि हीरो को और थोड़ा गंभीरता से समझते हो, तो तब आपको ये रिवील होता है कि उसमें थोड़ा सा सेल्फिशनेस होगा, थोड़ा सा वायलेंस रहेगा, और या फिर आप समझो आइडियोलॉजिकल बायस रहेगा, राइट। इसमें जो है इसी तरह से पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जो है टेक्स्ट के हिडन मीनिंग्स को वो क्या करता है गाइस, रिवील करता है। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म को जो है वो रिवील करता है गाइस। सो अब हम आते हैं गाइस क्रिटिसिज्म पे। अब तक जितना भी मैंने बोला था इसके अच्छाई के बारे में बोला था पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के, राइट। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म अच्छा है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म ये थ्योरी दिया है, उसने ये करा है, उसने वो करा है। अब आते हैं हम थोड़ा उसके बारे में बुराई भी करते हैं गाइस। जब तक बुराई किया ना जाए तो अच्छा ही नहीं लगता, राइट। सो अब हम आते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म पे गाइस। अब यहाँ पे जो है कई स्कॉलर्स हैं गाइस, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म पर जो है कई स्कॉलर्स जो हैं क्रिटिसिज्म किया है कि सबसे कॉमन क्रिटिसिज्म क्या है कि ये थ्योरी जो है बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, यानी कि दिस थ्योरी क्रिएट्स एक्सेसिव अनसर्टेनिटी। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म क्रिएट क्या करता है गाइस, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी को वो क्रिएट करता है गाइस। अगर हर मीनिंग जो है अनस्टेबल है और कोई भी फाइनल मीनिंग नहीं है, ध्यान से समझना गाइस, अगर जो है इफ मीनिंग इज ऑलवेज अनस्टेबल तो कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग में भी डिफिकल्ट हो सकता है गाइस। अगर मीनिंग हमेशा अनस्टेबल रहेगा, मीनिंग हमेशा अनसर्टेन रहेगा, तो इसमें जो है कम्युनिकेशन को भी और अंडरस्टैंडिंग को भी डिफिकल्ट हो सकती है गाइस, राइट। अगर मैं एक टेक्स्ट पढ़ रहा हूँ गाइस, सिंपली आप एग्जांपल ले लो, ठीक है। अगर मैं एक टेक्स्ट पढ़ रहा हूँ या फिर कोई भी रीडर किसी भी टेक्स्ट को पढ़ रहा है और उसका अलग मीनिंग निकाल रहा है, राइट। कोई भी टेक्स्ट जो है टेक्स्ट को पढ़ रीडर जो है टेक्स्ट को पढ़ रहा है और उसका अलग मीनिंग निकाल रहा है, तो ये जो है डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है गाइस कि ऑथर असल में क्या कम्युनिकेट करना चाहता है। ये डिसाइड करने में और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है गाइस कि ऑथर जो है क्या कम्युनिकेट करना चाहता है। इसी पॉइंट को जो है क्रिटिक्स पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म को लिमिटेशंस मानते हैं गाइस, ठीक है। कुछ कुछ क्रिटिक्स जो है इनका मानना था कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जो है बहुत कॉम्प्लेक्स और फिलोसॉफिकल है गाइस। वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, टू कॉम्प्लेक्स एंड फिलोसॉफिकल, राइट। वही ये इसीलिए गाइस कि जिसे समझना है, मतलब लाइक आम रीडर्स जो है, किन्हें समझना होगा, आम रीडर्स को, राइट। क्योंकि आम रीडर्स ज़्यादातर नॉर्मल पर्सन ही होते हैं जो पढ़ते हैं या फिर जो समझते हैं वगैरह वगैरह, राइट। तो इसीलिए जो है आम रीडर्स के लिए मुश्किल हो सकता है, मतलब कि अंडरस्टैंड करना या फिर किसी टेक्स्ट को समझना जो है कई आम रीडर्स को जो है मुश्किल हो सकता है। इसी थ्योरी की लैंग्वेज और कॉन्सेप्ट जो है कई बार ओवरली क्या करते हैं, अब्स्ट्रैक्ट लगते हैं, हमें क्या लगते हैं, अब्स्ट्रैक्ट, मतलब कि बेफिजुल, या फिर कोई ऊपर से पढ़ लेता है, समझा तो समझा, नहीं समझा तो फालतू है, समझ में नहीं आया मेरे को करके वो छोड़ के चला जाता है, राइट। सो अब दूसरा क्रिटिसिज्म क्या है गाइस, ये है कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जो है लैंग्वेज और इंटरप्रिटेशन पर इतना ज़्यादा फोकस करता है कि ये जो है रियलिटी, मोरालिटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है वो अनफोकस, यानी कि वो इग्नोर कर देता है। ये सब जो है इंपॉर्टेंट इश्यूज है गाइस, मतलब कि रियलिटी, मोरालिटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये जो है इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, लेकिन इसको जो है क्या करता है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जो है इग्नोर कर देता है। अब क्रिटिक्स ये कहते हैं कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सिर्फ लैंग्वेज के थ्रू हम एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, राइट। अगर कुछ रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, राइट, मुझे अगर किसी को मेरा रियल वर्ल्ड का प्रॉब्लम मुझे समझाना है तो मैं इसको कैसे समझाऊं, रियलिटी दूंगा, रियलिटी चेक ही दूंगा, मोरालिटी भी दूंगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में उसके साथ समझाऊंगा, राइट। तो अगर मैं ये तीनों अगर मैं समझाऊंगा उसको और सामने वाला ये तीनों को इग्नोर कर देगा तो वो मेरे लैंग्वेज को सिर्फ फोकस करेगा, तो वो क्या सीख समझ पाएगा, कुछ समझ नहीं पाएगा। और जो मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको वो उसका एब्स्ट्रैक्ट लगेगा, एब्स्ट्रैक्ट यानी बेफिजुल फालतू लगेगा, राइट। अब फिर भी जो है इतने क्रिटिसिजम्स के बाद भी गाइस पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जो है मॉडर्न लिटरेरी क्रिटिसिज्म की सबसे इन्फ्लुएंशियल थ्योरीज में से माना जाता है। डिस्पाइट दिस क्रिटिसिज्म, यानी कि इतने सारे क्रिटिसिजम्स के बाद भी पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जो है रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थ्योरीज इन मॉडर्न लिटरेरी क्रिटिसिज्म,
ठीक है। इतने सारे क्रिटिसिज्म होने के बाद भी, ड्रॉबैक्स मतलब कि इतने सारे उंगली उठाने के बाद भी जो है पोस्ट स्ट्रक्चरिज्म क्या है गाइस, आज के थ्योरी का मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मॉडर्न लिटरेरी क्रिटिसिज्म माना जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं कंक्लूजन वाले पार्ट पे गाइस। यहाँ पे जो है गाइस हम छोटा सा रिव्यू ले लेंगे पूरे स्लाइड्स का, ठीक है, मतलब कि 2 मिनट वाला, जिसमें कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा इस। सो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म क्या है गाइस? पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जो है ये एक रिवॉल्यूशनरी इंटेलेक्चुअल मूवमेंट है, राइट? एक रिवॉल्यूशनरी इंटेलेक्चुअल मूवमेंट है, और जिसने जो है सर्टेनिटी, फिक्स्ड मीनिंग और स्टेबल ट्रूथ के ट्रेडिशनल आइडियाज को चैलेंज कर दिया था। जिसने चैलेंज आइडियाज ऑफ सर्टेनिटी, फिक्स्ड मीनिंग्स एंड स्टेबल ट्रूथ को जो उन्होंने चैलेंज कर दिया था। अब ये स्ट्रक्चरलिज्म के रिएक्शन के रूप में जो है डेवलप हुआ और लिटरेरी थ्योरी को एक नया डायरेक्शन दिया था, राइट? इट इमर्ज एज अ रिएक्शन अगेंस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड ट्रांसफॉर्म लिटरेरी थ्योरी बाय एम्फसाइजिंग। अब उन्होंने क्या क्या एम्फसाइज किया था गाइस? एम्बिग्यूटी, मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस और इंस्टेबिलिटी ऑफ लैंग्वेज, मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस एंड द इंस्टेबिलिटी ऑफ लैंग्वेज को देखा था गाइस, मतलब कि ज्यादा जोर दिया था इस पे। पोस्ट स्ट्रक्चरिस्ट का जो है अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग जो है किसी टेक्स्ट का जो है एक फाइनल या एब्सोल्यूट मीनिंग नहीं होता है। कोई भी टेक्स्ट ले लो आप, कोई भी मीनिंग ले, उसका जो है फाइनल मीनिंग या फिर कोई भी फिक्स्ड मीनिंग नहीं होता है। मीनिंग हमेशा कंटेक्स्ट, लैंग्वेज और रीडर के इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग जो है हमेशा बदलते रहता है, राइट? ये किन किन चीजों से बदलते रहता है? कॉन्टेक्स्ट, लैंग्वेज और रीडर के इंटरप्रिटेशन, यानी कि रीडर की अलग अलग मीनिंग की वजह से जो है ये बदलते रहता है। अब थिंकर्स जैसे हैं, जैसे कि आप ले लो यहाँ पे डेरिडा, बर्थेस, फोकट, लैकेन और क्रिस्टेवर जो है, इन्होंने ये दिखाया कि लैंग्वेज, पावर और कल्चर जो है मिलकर मीनिंग को शेप करता है। दे शोड दैट लैंग्वेज, पावर एंड कल्चर कंस्टेंटली शेप मीनिंग, राइट? मैंने आपको पिछले स्लाइड में, जो बिफोर स्लाइड में आपको मैंने स्कूल का एग्जांपल दिया था, राइट? कि मतलब स्कूल के बच्चे अगर स्कूल के रूल्स को फॉलो करेंगे तो, मतलब कि इंस्टीट्यूशन के रूल को फॉलो करेंगे तो उनका बिहेवियर जो है वो कंट्रोल हो जाएगा और उनका बिहेवियर जो वो जो है शेप में आ जाएंगे, राइट? यही सिंपल है गाइस। सो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जो है रीडर्स को एनकरेज करता है। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो क्या करता है? पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जो है रीडर्स को एनकरेज करता है कि वे जो है एक्सेप्टेड ट्रूथ्स को ब्लाइंडली एक्सेप्ट ना करे। जो जो ट्रूथ्स पहले से एक्सेप्टेड हैं उनको जो है क्वेश्चन करे, मतलब कि एक्सेप्ट ना करे, बल्कि टेक्स्ट और सोसाइटी के हिडन कॉम्प्लेक्सिटीज को वो क्रिटिकली एग्जामिन करे। वो आंख बंद करके ऐसे ब्लाइंडली बिलीव ना कर ले, बल्कि वो एग्जामिन करे पहले जो हिडन कॉम्प्लेक्सिटीज हैं विद इन टेक्स्ट एंड सोसाइटी, उसके बाद ही क्या बोलते हैं फाइनल डेस्टिनेशन पर वो पहुंचेगा इस, ठीक है? सो आज भी जो है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का जो है इन्फ्लुएंस जो है किस किस फील्ड में रहा है? लिटरेचर में, फिलोसॉफी में, पॉलिटिक्स में, मीडिया स्टडीज में, फेमिनिज्म में और कल्चरल क्रिटिसिज्म में रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड गाइस, अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है? इसी वजह से जो है मॉडर्न लिटरेरी थ्योरी की सबसे इम्पोर्टेंट अप्रोचेस में से एक माना जाता है, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट अप्रोचेस में से वो माना जाता है, ठीक है? अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं, एक न्यूज़पेपर है गाइस, राइट? अब उसमें एक आर्टिकल होगा जो कि अलग अलग रीडर्स जो हैं अपने अपने पॉलिटिकल बैकग्राउंड के हिसाब से या फिर अपने अपने सोशल बैकग्राउंड के हिसाब से जो है उसको अलग अलग तरीके से डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स को क्रिएट करेंगे, ठीक है? इसी वजह से जो है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जो ये कहता है ना कि इसी मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस को ही पॉसिबिलिटी को एम्फसाइज करता है करके। तो that's all guys for today's video. Thank you for your attention and patience guys. I hope this discussion helped you understand the key concepts of post structuralism more clearly guys. So thank you for this one. मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक हैप्पी लर्निंग एंड बेस्ट विशेस फॉर योर स्टडीज। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस, और उसके बाद जो है बेल आइकन को जो है आप बजा देना गाइस, ठीक है? दैट्स ऑल, बाय।